दोस्तों, कल प्रधानमंत्री ने ये 7 बातें हमें बताई और देश में एक सन्नाटा सा आ गया और सब अपने अपने हिसाब से उसे अब डिकोड करने में लगे हैं। तो इस पर बात करेंगे कि ये जो 7 बातें बोली हैं कोविड एरा में, जिस तरह की प्रिपरेशन हमने करी थी, जिस तरह से फॉलो किया था रूल्स को, क्या वो स्थिति फिर से आ गई है? विपक्ष का इस पे क्या कहना है? कह रहे हैं कि भैया ये तो लीडरशिप ही ठीक नहीं है, 12 साल सरकार चलाने के बाद ये नौबत आ रही है। ठीक है, इस पर बात करेंगे और कुछ लॉजिकल बात भी करेंगे कि असल में सच्चाई क्या है, किस वजह से ये सारी की सारी जो सिचुएशन पैदा हुई है उसका अब वे फॉरवर्ड क्या है। ठीक है, तो इस पर बात करेंगे। तो जो भी लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं वो कृपया करके हमें सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है जी। तो कल प्रधानमंत्री हैदराबाद में थे और वहां पे एक पब्लिक मीटिंग थी जहां पे उन्होंने ये वाली बातें बोली थी। ठीक है, तो जैसे इसमें लिखा होगा और जो जिसपे बहुत लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं वो इंपॉर्टेंट बात थी कि अपील है। ठीक है, अपील का मतलब ये होता है कि भाई एक तरह से आपको मतलब बताया जा रहा है, इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि भाई इनका थोड़ा सा ध्यान रखा जाए। ठीक है, अपील है, कोई इन्फोर्समेंट नहीं है, कोई एज सच इन्फोर्स नहीं हो जाएंगी कि भैया कोविड मेजर्स जैसा नाम ले दिया और वो इन्फोर्स हो गया, वैसी बात नहीं, अपील है। एक एक करके अगर हम इन्हें देखें कि वर्क फ्रॉम होम को प्रायोरिटाइज किया जाए वेयर एवर पॉसिबल, यानी कि जहां पे पॉसिबल है वहां पे वर्क फ्रॉम होम को प्रायोरिटाइज किया जाए। दूसरा है अवॉइड बाइंग गोल्ड फॉर 1 ईयर, कि भैया 1 साल तक गोल्ड ना खरीदें। इसकी डिटेल्स में हम जाएंगे कि गोल्ड हम दूसरे नंबर पे ऐसे देश हैं जो चाइना के बाद सबसे ज्यादा गोल्ड खरीदते हैं। चाइना लगभग 28% गोल्ड खरीदता है और हम लगभग 26%, जो पूरी दुनिया कंज्यूम करती है उतना गोल्ड हम खरीद लेते हैं। दूसरा उन्होंने बोला कि यूज ऑफ कुकिंग ऑयल, कि जो एडिबल ऑयल्स हैं जो हम साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं वहां से हम इंपोर्ट करते हैं और एक बहुत बड़े अमाउंट में हम इंपोर्ट करते हैं, उसको थोड़ा कट डाउन करें। हेल्थ भी बेटर रहेगी और जो फिजिकल हेल्थ या इकोनॉमिक हेल्थ है कंट्री की वो भी ठीक रहेगी। दूसरा उन्होंने बोला कि डिपेंडेंस थोड़ी सी घटाएं जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं और मूव टुवर्ड नेचुरल फार्मिंग। देखो, नेचुरल फार्मिंग कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है लेकिन इसमें ईल्ड बहुत कम आती है। यानी कि अगर कल से कोई नेचुरल फार्मिंग करना स्टार्ट करेगा तो इनिशियल फेज में जो ईल्ड आती है वो ठीक ठाक गिर जाएगी। तो फूड सिक्योरिटी का क्या होगा? उन्होंने बोला रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन केमिकल फर्टिलाइजर, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ब्लॉक होने के बाद वहां से बहुत सारा फर्टिलाइजर हमारा आता है। अगर उसी पे हमारी डिपेंडेंस बनी रहेगी, बेसिकली लॉन्ग टर्म प्लान में हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि कल प्रधानमंत्री ने बोला और अगले दिन से नेचुरल फार्मिंग चालू हो जाएगी, वो नहीं हो सकता है। लॉन्ग टर्म गोल अगर इसे बोलें तो ठीक रहेगा। फ्यूअर फॉरेन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स एंड अडॉप्ट स्वदेशी। अब सारा गेम देखो, बेसिकली ये एक ही जगह पे जाके जुड़ जाएगा, क्योंकि भाई देखो जब तुम फॉरेन ब्रांड का कोई वो खरीदोगे, बहुत सारे ब्रांड आते हैं लुई विटॉन टाइप, ठीक है, तो जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं इंडिया के वो घटते हैं। ऐसा क्यों होता है? बेसिकली घटते क्यों है? क्योंकि जब हम यहाँ पे खरीदारी करते हैं या बाहर के प्रोडक्ट्स खरीदते हैं तो बेसिकली उसकी पेमेंट हम तो रुपए में कर देते हैं लेकिन वो कन्वर्ट होकर जाती डॉलर में है, क्योंकि कोई भी रुपये में पेमेंट नहीं ले रहा है हमसे, डॉलर में पेमेंट हमें करनी पड़ती है। अवॉइड फॉरेन ट्रेवल फॉर 1 ईयर, और 1 साल तक विदेश की यात्रा कम करें। ठीक है, वही फिर से बात कि जब हम बाहर जाते हैं, होटल में रुकते हैं, पूरा जो टूरिज्म का सेक्टर है, एडवेंचर एक्टिविटी कोई करते हैं, खरीदारी करते हैं, उसमें भी हमारा बहुत सारा पैसा लग जाता है। इस पर अगर डिटेल में अगर थोड़ी सी बात अगर हम और करें, देखो अब आते हैं एक एक करके सारे पॉइंट पे, कि जैसे गोल्ड की बात मैं बता रहा था आप लोगों को कि जब गोल्ड, जो टॉप 5 कंट्रीज गोल्ड खरीदती हैं पूरे दुनिया में, उसमें चाइना देखोगे इतना मेट्रिक टन 910 और इंडिया 748, अप्रोक्सीमेटली 28% के आसपास है और हम लगभग 26% के आसपास हर साल। यानी कि आप देखोगे कि आधे से ज्यादा गोल्ड 2 देश खरीद रहे हैं पूरे दुनिया में, क्योंकि हमारे यहाँ फेस्टिवल हैं, ठीक है, वेडिंग है, बर्थडे है, 50 तरह के सेलिब्रेशन है और ऑल अलोंग द ईयर, कभी किसी के लिए, कभी किसी के लिए, किसी धर्म में, कभी किसी धर्म में, तो कंज्यूम बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे होता है। और आपको एक डेटा तो पता ही होगा कि जो इंडियन वुमेन है उनके पास दुनिया का सबसे बड़ा रिजर्व्स है गोल्ड के। ठीक है ना, क्योंकि इंडिया में वो परंपरा रही है बहुत लंबे टाइम से कि गोल्ड को एक बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट मानते हैं कि दुख के समय पे उन्हें काम आती है। ठीक है, उसके बाद जैसे यूएस है, टर्की है और बाकी के देश हैं, दूसरे नंबर पे हम आते हैं, जिसकी वजह से हमारा बहुत सारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो गोल्ड खरीदने में भी लगता है। अब आते हैं धीरे धीरे कि अब बात क्या हुई, राजनीति पे आ जाते हैं, क्योंकि असल गेम तो वही है। देखिए, राहुल गांधी जी का फिर ये ट्वीट आया कि जैसे ही प्राइम मिनिस्टर ने ये बात बोली तो फिर अब हबड़ा तबड़ी तो मचनी थी कि मोदी जी डिमांडेड सेक्रीफाइस फ्रॉम पब्लिक येस्टरडे, जैसे तेल मत खरीदो, विदेश मत जाओ। ठीक है ना, अब राहुल गांधी जी तो काफी जाते रहते हैं और भी बहुत लोग हैं जो विदेश जाते हैं। पेट्रोल पे कम खर्चा करो, कट डाउन करो, फर्टिलाइजर पे, कुकिंग ऑयल पे, ये सब सारी चीजों पे। ठीक है ना, और ये सरमन यानी कि प्रवचन नहीं है,
ये फेलियर है इस सरकार का, जो पूरी स्थिति को संभालने में नाकाम है और अब पूरे दुनिया से या पूरे भारत से अब कह रही है कि अब ये काम मत करो, ठीक है। और वही मैंने बताया कि भाई 12 साल में एक वो स्थिति ला दी है कि इससे पूरी की पूरी जो जनता है उन्हें ये कहना पड़ रहा है कि ये खरीदो, यहाँ मत जाओ, ये काम 1 साल तक के लिए टाल दो, इस तरह की बातें वो सारी कर रहे हैं, ठीक है। अब इस पर एक जो अमित मालविया हैं, बीजेपी के हैं, उनका एक ट्वीट आया बढ़िया सा, उसको देख लेते हैं, क्योंकि ठीक है ना, क्योंकि भाई उनका कहना है कि भाई जिम्मेदारी निभाने की अपील करना कोई नाकामी नहीं है। तो फिर नेहरू जी भी कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम थे। हाँ, कोरिया वॉर के टाइम पे प्राइम मिनिस्टर जो नेहरू थे, उन्होंने भी कहा था कि भाई जब दुनिया में कहीं बाहर विदेश में कहीं दूसरी जगहों पे युद्ध हो रहे होते हैं तो उसकी महंगाई का असर हमारे ऊपर आता है। सही बात कही थी पंडित नेहरू ने, ठीक है ना, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये था सारा कि भाई जब पूरी दुनिया पे वैश्विक संकट आएगा, फर्क इतना है कि जिम्मेदार नेतृत्व को सच बताकर साझी भागीदारी से चुनौतियों का सामना करने की अपील करता है, ठीक है। ये बात है जो पूरे हर जगह चल रही है, लेकिन पूरा जो गेम है वो है ये वाला। ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल, अगर आप चाहें तो पढ़ भी सकते हैं इसको। देखो अब हो क्या रहा है बेसिकली कि भाई इंडिया के पास थे 728 बिलियन डॉलर के फॉरेक्स रिजर्व इस साल के फरवरी तक, जो घट के अब लगभग 690 के आसपास हो गए हैं। और ये इम्पैक्ट अब हो क्या रहा है कि भाई जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिचुएशन स्ट्रेच अब होते ही जा रही है, और हम बहुत पहले से मैंने आपको बताया इसका कोई निदान असल में है नहीं फिलहाल में, और ये कब तक चलेगा कोई नहीं जानता। जिम्मेदार कौन है? देखिए 2-3 देश हैं जो सारा जिम्मेदारी लिए हुए हैं, और जो रीसेंट अपडेट भी इसमें आया है कि देखो वो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वहां पे यूएसए ने एक तरफ ब्लॉकेड लगा दिया। अगर मैं आपको दिखा पाऊं वो वाला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, माफ कीजिएगा एक सेकंड में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल लेता हूं ताकि दिखने में आ जाए आपको। ऑल्दो हम इस पर काफी बार बात कर चुके हैं, आजकल टॉप लिस्ट में आता है, तुम स्ट्रेट डालोगे तो सिर्फ हॉर्मुज ही आता है और कोई नहीं आता, ठीक है। इसको ही देख लेते हैं मैं आपको। देखो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, या इसको हम लगातार मतलब पिछले 2 महीने से ये चर्चा में बना हुआ है। कंडीशन सिर्फ क्या हुई है कि ये जो पर्शियन गल्फ वाला रीजन है ये ईरान है, ठीक है। तो अब हुआ क्या, ईरान ने इस पूरे एरिया में ब्लॉकेड लगा दिया, यहाँ पे यूएसए ने यहाँ पे ब्लॉकेड लगा दिया। ऑल्दो उसके 2 दिन पहले कुछ शिप्स वहां तक मतलब उसको ब्रीच करके चले गए। तो परिस्थिति क्या बनी है कि अब एक जो प्रपोजल पाकिस्तान लेके गया ईरान की तरफ से, जिसने यूएस को दिखाया और यूएसए ने उसे मना कर दिया, वो सारी बात आ गई एनरिच्ड यूरेनियम। और असल में ये पूरा का पूरा जो वॉर है वो है इसी के लिए, एनरिच्ड यूरेनियम, कि इजराइल के बैकयार्ड में कोई भी न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री नहीं होना चाहिए। यही है एंड ऑफ द डे गोल इस पूरे वॉर का, कि ये जो एनरिच्ड यूरेनियम है ये ईरान के पास नहीं होना चाहिए। ईरान साफ साफ मना कर दिया। तो अब इसकी निकासी कैसे हो वो दुनिया जानती नहीं, किसी को पता ही नहीं कि अब क्या होने वाला है, ठीक है। और इसके बिना इजराइल रुकेगा नहीं, क्योंकि एंड गोल तो असल में यही है कि न्यूक्लियर पावर नहीं होने देना है इस पूरे रीजन में, ठीक है। तो अब ईरान ने क्या किया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक कर दिया, जहां से इंडिया का अब आप देखोगे कि फर्टिलाइजर जाता है, ठीक है। ऑयल बहुत सारा था वो रुक गया लगभग, गैस जाती है बहुत सारी, ठीक है ना, कतर से, और वहां से आधी गैस तो हम यहीं से खरीदते हैं। 30% तक का ऑयल जो था वो यहां से आता है। ऑयल तो चलो समहाउ मैनेज हो गया, रशिया से आ रहा है, लेकिन प्राइस $100 पर बैरल के ऊपर निकल गया है। और सारा का सारा तेल जो है, जो क्रूड हम खरीदेंगे वो आएगा, क्या कहते हैं, एक तो रास्ता लंबा पड़ जाएगा, लॉजिस्टिक्स का खर्चा बचेगा। कंपनियां जो इंश्योरेंस देती हैं उसके बिना कोई शिप पानी में नहीं उतरेगा, तो इंश्योरेंस के प्राइसेस बहुत स्काई रॉकेट कर रहे हैं इस टाइम पे। और ये पूरा ब्लॉकेट अभी भी चल रहा है। इवन ईरान ने अब यहां तक बोल दिया कि भाई देखो जो सी केबल्स है ना, जिससे पूरे दुनिया में नेट चलता है, सी केबल्स, पूरा इंटरनेट जो होता है उसे ठप कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि हमको तो लगता है कि हमें तो सेल टावर से नेटवर्क आके हमारा नेट चल जाता है, लेकिन नहीं है, पूरे कनेक्टिविटी ऐसे ही है। बहुत इंपैक्ट इंडिया के इंटरनेट पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो टाटा फर्म्स हैं वो बहुत बड़े लेवल पे इन केबल्स को, और इस रीजन के अलावा रेड सी और पूरे अलग अलग जगहों से वो जा रहे हैं, तो शायद उस पर उतना फर्क हमें नहीं है, चिंता की बात भी नहीं है। असली चिंता की बात है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुले कैसे, और कोई भी देश अब आने को रेडी नहीं है। अगर मैं बड़े देशों की बात करूं तो इंडिया है, रशिया है, चाइना है, किसी का कोई खास वो नहीं है। रशिया तो चलो नहीं आएगा, उसका तेल बिक रहा है, रशिया यूक्रेन वॉर से ध्यान हट गया सबका, उसे एंड में क्या चाहिए, उसका बढ़िया तेल बिक रहा है आराम से, उससे कोई तकलीफ नहीं है। तेल तो चाइना को भी नहीं मिल रहा है यहाँ से, लेकिन इंडिया का भी तो घाटा है इसमें, ठीक है ना। तो वो बैलेंस कर पा रहा है अभी आराम से, ठीक है। तो जब तक, और इससे हो क्या रहा है, मतलब ऑयल यहां से जा नहीं रहा, तेल के प्राइस बढ़ रहे हैं, तो हर चीज के प्राइस बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, ठीक है। इन्फ्लेशन हर जगह बढ़ रहा है, और अब वो धीरे धीरे परकुलेट डाउन होगा कि सरकार ने 60-70 दिन तो काट लिए, चुनाव भी था, ठीक है, और भी बहुत सारी परिस्थितियां थी कि स्टॉक्स हैं हमारे पास में, बहुत चीजें हैं। अब इन्फ्लेशन
को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लगभग 16,000 से 30,000 करोड़, जिसमें जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, भारत की सरकार है, उसने प्राइस नहीं बढ़ाया। दुनिया में प्राइस बढ़े हैं, कहीं पे जैसे ब्रिटेन जाओगे तो 30% प्राइस बढ़ गया, चाइना में 23% प्राइस बढ़ गया। ठीक है, ये प्राइस लगातार बढ़ रहे हैं हर जगह। इंडिया ने नहीं बढ़ाया प्राइस डोमेस्टिक लेवल पे। जो डोमेस्टिक कंज्यूमर हैं ऑयल के लिए, गैस के लिए, उनके एज सच प्राइस भारत सरकार ने नहीं बढ़ाए। पर ऐसा कब तक चल पाएगा, उसका असर हमें कल देखा, जब प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि भाई स्थितियां अब ऐसी हैं कि हमें उस लेवल की प्रिपेयर्डनेस के साथ आगे बढ़ना होगा। ठीक है, तो ये पूरा सिनेरियो है जहां पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से, इजराइल की वजह से, यूएस की वजह से, और ईरान जो अब थोड़ा मक्कारी पे उतर ही आया है कि अब मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोलूंगा। इवन उसने तो यहां तक बोल दिया कि मैं फॉर्म भरवाऊंगा तुम सब लोगों से, फिर मैं देखूंगा कि मुझे पास करना है कि नहीं करना है। ठीक है, एक तरह से कब्जा कर लिया। यानी कि जैसे रेड सी पे या वहां पे जो सुएज कैनाल जाती है, वहां पे इजिप्ट का कब्जा है, पर वो कैनाल है, ये ओपन वाटर्स हैं। ठीक है, वो बनाई गई है, ये ऑलरेडी है, यहाँ पे इंटरनेशनल वाटर्स बोला जाता है और सब फ्री होने चाहिए यूएन क्लोज के अंडर, लेकिन नहीं खोल रहा है। ठीक है, और कोई देश उस पर बात करने को रेडी नहीं है। ये थोड़ा चिंता की बात है। इवन इंडिया का जो स्टांस है वो भी चिंताजनक है कि इंडिया खुद से भी उसने कुछ आगे बढ़ के कोई प्रयास करते हुए वो नहीं दिखा। ठीक है, तो फॉरेक्स मैथ क्या था कि भाई अगर ये हम खर्चे डॉलर में बढ़ाते रहेंगे तो हमारे फॉरेक्स रिजर्व घटना शुरू होंगे। क्यों? क्योंकि हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इतना तो हम जान रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हम लेते हैं, ऑयल लेते हैं, बेचते भी तो हैं वहां पे जाके बहुत सारा सामान, वो भी तो नहीं बिक पा रहा है। एक बड़ी समस्या और जिसपे, क्योंकि अब प्रोडक्शन उतना होगा नहीं पूरे गल्फ के रीजन में, वहां पे लगभग अगर मैं बात करूं तो लगभग 9.6 मिलियन लोग काम करते हैं इंडिया के, और ये बहुत सारे रेमिटेंस भेजते हैं। रेमिटेंसेस का मतलब होता है कि पैसा भेजते हैं बहुत सारा, इवन बल्क ऑफ पैसा हमारा यहाँ से आता है, जो केरला के और बाकी के पूरे देश से जो लोग जाते हैं बहुत सारा रेमिटेंस भेजते हैं। इस पर भी असर पड़ेगा, रेमिटेंस भी नहीं आएंगे तो बेसिकली फर्क क्या पड़ेगा कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो हमारा वाइडन होता जाएगा, इवन 2% तक वो जा सकता है, जैसा कि वो लोग बोल रहे हैं। 2026 में $84.5 बिलियन था, ऐसे ही चलता रहा तो और आगे ये बढ़ जाएगा। अब जो इन सब इंपॉर्टेंट चीजों की बात करिए, इवन मैंने इस पर एक शॉर्ट्स बनाई है, वो आप जरूर देखिएगा कि भाई हमारा टोटल इंपोर्ट बिल, कि हम पूरे साल में कितना इंपोर्ट कर लेते हैं, तो वो है लगभग $775 बिलियन। और उसमें 4 कमोडिटी जिसकी मैंने शॉर्ट्स में बात करी है, क्रूड ऑयल है हमारा, गोल्ड है, वेजिटेबल ऑयल और फर्टिलाइजर, ये सब मिलकर $250 बिलियन बना देते हैं। यानी कि लगभग 31% जो हिस्सा है हमारे इंपोर्ट बिल का वो इन 4 चीजों से आता है। गोल्ड बहुत बड़े अमाउंट में हम खरीदते हैं। क्रूड ऑयल तो चलो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हमारी 85-88% उससे आती हैं, इस पर भी घटाने की जरूरत है। जैसे कि वर्क फ्रॉम होम करेंगे तो आने जाने का खर्चा और ये सब बचेगा। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें बचेंगी। मेट्रो का लोग इस्तेमाल करें, ऐसा प्राइम मिनिस्टर ने बोला है। वेजिटेबल ऑयल्स कम करें, फर्टिलाइजर, ये देखो ये तो मतलब उतना प्रासंगिक मुझे लगता ही नहीं, क्योंकि रातों रात ऐसा तो हो नहीं जाएगा कि फर्टिलाइजर के बिना खेती हो जाएगी या नेचुरल फार्मिंग स्टार्ट हो जाएगी कहते ही, वो सब तो नहीं होने वाला है। ठीक है, अब सिचुएशन क्या आ जाती है कि अब ये प्रिकॉशनरी मेजर हैं कि गोल्ड को रोका जा सकता है। कि जैसे अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि इसमें क्या ही रोक लोगे तुम, क्योंकि बहुत सारे जो वेडिंग्स हैं, प्रोसेशन है, सब कुछ इतना चलता है पूरे साल भर, बिना गोल्ड के कोई करता नहीं उसको। ठीक है, थोड़ी सी भी अगर रोक लगाएंगे, 20% 30% की भी रोक लगाएंगे तो हमें फायदा बिलियंस ऑफ डॉलर्स में उससे हो सकता है। क्रूड ऑयल में अब उतने इंपॉर्टेंट मुझे लगता नहीं है, जहां तक वेजिटेबल ऑयल है इसमें कर सकते हैं। फर्टिलाइजर के स्टॉक्स हैं तो ऐसा नहीं कि कोई घबराने की स्थिति है, 1 साल से ऊपर के स्टॉक्स इसके भी हमारे पास अवेलेबल हैं। ठीक है, अब वही बता रहे हैं कि अगर डिमांड हम थोड़ी सी रोक दें, कम कर दें, तो हमें काफी फायदा इससे हो जाएगा। ठीक है, और धीरे धीरे क्या होगा कि अब ये क्योंकि सारी चीजें डॉलर में आती हैं, हम रुपया दे के उसे खरीदते हैं, तो डॉलर खरीद रहे हैं बेसिकली, गोल्ड खरीद रहे हैं, लेकिन पेमेंट हमें डॉलर में करनी पड़ती है। यानी कि डॉलर की जो रिक्वायरमेंट है वो इंटरनेशनल मार्केट में ज्यादा हो रही है, रुपये की कम हो रही है, तो रुपया कमजोर होता है यहां से। और अगर रुपया कमजोर होगा तो उसके इंपैक्ट आपको दिखाई देंगे इन्फ्लेशन के रूप में, कि पूरी इकोनॉमी में धीरे धीरे इन्फ्लेशन अब दिखेगा। इवन हो सकता है कि जो अब तक नहीं हुआ है, जिसकी हमने बात करी थी, कि हर जगह पे पेट्रोल के, डीजल के और इन सारी चीज़ों के प्राइसेस बढ़े, इंडिया में नहीं बढ़े। जैसे मैं अभी बताऊं कि लगभग 94 से लेकर 98 तक के अभी अलग अलग जगह पे, कहीं कहीं पे 100 के ऊपर भी है पेट्रोल का, डीजल का रेट बता रहा हूँ। तो ये भी बढ़ेंगे क्योंकि इनको अब तक रोका गया था। खर्चा बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो इसके प्राइस बढ़ेंगे। इसके प्राइस बढ़ेंगे तो एफएमसीजी जो प्रोडक्ट्स हैं, जो भी हम कंज्यूम करते हैं डेली बेसिस पर, खाने पीने की सब चीज़ें, उन पे भी महंगाई आएगी। ठीक है, तो एक बात अब इस पर फिर ये बनी कि भाई कि लोगों से तो बोल रहे हैं कि कारपूल कर लो, ये कर लो, लेकिन बाकी की जो पूरी दुनिया है, मतलब मंत्री लोग हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, ये सब तो फिर
कैवलकेड पूरा मतलब काफिला इस्तेमाल करते हैं गाड़ियों का। तो हाँ, ये लोगों की बात ठीक है कि इसकी शुरुआत भी ऊपर से होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल प्रधानमंत्री का वो रोक दो या वो रोक दो, वो पॉसिबल नहीं है। सिक्योरिटी मेजर्स और वो सब चीजें भी लेनी पड़ती हैं। लेकिन अगर वो लोगों को होते हुए दिखता है तो लोगों में थोड़ा उम्मीद आती है कि नहीं भाई, हम का सबको ही कम करना है। क्योंकि एक टाइम तो वो था जब इंडिया ने सोना गिरवी रखा था, लोगों ने सोना दान में दिया था वॉर टाइम सिचुएशन में 1965 के अप्रॉक्स। ठीक है, तो आज गिरवी कुछ नहीं रखना है, बस हाँ थोड़ा कम खरीदना है। ये मेजर्स अगर हम लेंगे तो धीरे धीरे हमें पूरे मतलब, अब प्रॉब्लम ये है कि इसमें ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कब तक चलने वाला है। स्टेबल किया जा सकता है, अब तक जैसे हमारे लिए स्टेबल था, सरकार के लिए नहीं था। लेकिन अब जब घाटा एक लिमिट के ऊपर जाएगा तो वो फिजिबल नहीं है गवर्नमेंट के लिए भी। तो अब इसमें कब स्टेबिलिटी आएगी, कब से प्राइस कम होंगे। और एक लोगों का दूसरा ये भी था कि भाई जब इसके प्राइस कम हुए थे, क्या कहते हैं, क्रूड ऑयल के, तो वो कम नहीं किए सरकार ने। ठीक है, तो ये ठीक पॉइंट है कि इस पर बात होनी चाहिए कि जब प्राइस कम होते हैं, क्योंकि ऑयल बॉन्ड का लगभग काम हो गया है पूरा, और कभी भविष्य में अगर उसका पैसा अगर गिरता भी है तो वो पैसा पर्कुलेट होकर लोगों तक भी पहुंचना चाहिए कि 90-94 फिक्स ना हो जाए, 94 से 84 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है, 88 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारा पूरा पर्सपेक्टिव है इस पूरे टॉपिक का, जिस पर हमने डिटेल में बात कर ली है। और जो लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं और जो लोग ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, व्यूअरशिप आती है, अब देखते हैं वो लोग, तो शेयर करें इसको फ्रेंड्स में, फैमिली में, हर जगह शेयर करें। और जो लोग नए जुड़े हैं वो खुद भी शेयर कर लें।